हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज कवर करेंगे गुप्त साम्राज्य का पतन। ठीक है। एंड ये हमारा टॉपिक आता है बीए सेमेस्टर 4 में। एंड ये हमारा एमजेसी पेपर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में एंड उसके सम्राट एंड कैसे पतन हुआ था, एंड बहुत ही डिटेल से उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड इससे उठने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैं लास्ट में दे दूंगा, तो आप थोड़ा सा उसको देख लेना। ठीक है। जो कि फटाफट एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। एंड ये कंपटीशन लाइन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है भूमिका, एक स्वर्ण युग का परिचय। जो गुप्त साम्राज्य है उसका परिचय करेंगे। गुप्त साम्राज्य जिसका स्थापना लगभग तीसरी शताब्दी में श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, भारत इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे शासक के नेतृत्व में यह साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पे था। ठीक है। स्वर्ण युग की अवधारणा है सांस्कृतिक उत्कर्ष। यह काल में कला साहित्य इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के अभूतपूर्ण प्रगति हुई। कालिदास जैसे महान कवि तथा आर्यभट्ट और बरामिहिर जैसे महान विद्वान वैज्ञानिक इसी युग के देन है। मतलब इस युग में बहुत ही बड़े महाकवि एंड वैज्ञानिक भी हुए। राजनीति की स्थिरता की अगर बात करें तो लगभग समग्र उत्तर भारत को एक शक्तिशाली केंद्र सत्ता के अधीन एकीकृत किया, जिससे शांति व्यवस्था स्थापित हुई। आर्थिक समृद्धि, आंतरिक और बाहरी व्यापार चरम पर था एंड प्रचुर मात्रा में सोने के सिक्के का प्रचलन था। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वाक्य, गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष जितना तीव्र और प्रभावशाली था, उतना ही पतन उतना ही जटिल। बहुयामी प्रक्रिया का बहुयामी प्रक्रिया का परिणाम था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। पतन का मूल कारण एक अंतःसंवृद्ध संगठन। मुख्य तर्क मैं आपको बता दूं, ये मुख्य तर्क के अंतर्गत मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पतन कैसे हुआ। गुप्त साम्राज्य पतन केवल हुनों के आक्रमण का परिणाम नहीं था, यह आंतरिक कमजोरी की एक श्रृंखला थी, जिसमें साम्राज्य को बाहर से आने वाले खतरे के प्रति संवेदनशील बना दिया। आयोग और निलंबन उत्तराधिकारी, मतलब कुछ जो कि बहुत ही योग्य शासक थे, उसके खत्म होने के बाद निर्बल एंड अयोग्य शासक आते ही इसकी धीरे धीरे वीकनेस स्टार्ट हो गई। वही फर्स्ट हमारा पॉइंट है, अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, केंद्र सत्ता का हास्र, प्रशासनिक शिथिलता, साम्यवाद का उदय, राजस्व में गिरावट, आर्थिक संकट और सैन्य कमजोरी। एंड सामंतवाद का उदय और राजस्व में गिरावट, आर्थिक संकट और सैन्य कमजोरी, ब्राह्मण आक्रमणों के सामना करने में असमर्थ हुए। टिप्पणी है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाहरी आक्रमण का एक लक्षण था, मूल रोग नहीं। साम्राज्य अंदर से खोखले हो रहे थे। कारण एक है अयोग्य और निर्भर उत्तराधिकारी। मुख्य बिंदु समुद्रगुप्त मृत्यु मुख्य बिंदु स्कंद गुप्त मृत्यु 467 ईस्वी के बाद गुप्त में कोई भी ऐसा प्रतापी शासन नहीं हुआ जो विशाल साम्राज्य को संभाल पाता। विस्तृत व्याख्या में करूँ तो उत्तराधिकारी की सूची, यहाँ पे उत्तराधिकारी की सूची है जो कि एक अयोग्य शासक रहा।
ठीक है। यहाँ पे इन सभी में से कोई ऐसा योगी शासक नहीं था जो कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है कि इतने बड़े साम्राज्य को एक सत्ता के नीचे सख्ती से मजबूती से बांध करके नहीं रखा गया, जिसकी वजह से सत्ता विभाजित हो गया। दूरदर्शिता का अभाव। इन शासकों में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे सैन्य कौशलता और कटुनीति, दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव था। बौद्ध धर्म का प्रभाव। कई प्रवर्तक शासक जैसे नरसिंहगुप्त ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उनकी अहिंसा नीति ने साम्राज्य को सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया और युद्ध के प्रति उदासीनता को बढ़ावा दिया। राज परिवार में अंतकलह। सिंहासन के लिए राजकुमारों के बीच मतभेद और संघर्ष ने भी केंद्र सत्ता को कमजोर कर दिया। समुद्रगुप्त के बाद नेतृत्व का संकट पतन का सबसे प्रमुख आंतरिक कारण था। कारण दूसरा है प्रशासनिक शिथिलता और केंद्र सत्ता का हास्य। मुख्य बिंदु में गुप्त प्रशासन अत्यधिक विकेंद्रीकृत था और पूर्ण तरह से सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर था। एंड जैसे कि अभी के टाइम पे सरकार होता है, फिर मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के नीचे राज्य होता है, एंड राज्य के नीचे भी मुख्यमंत्री होता है, उस टाइप से वहाँ पे नहीं थी। एंड सम्राट ही पूरे पूरे मतलब कि साम्राज्य को संभालते थे। एंड सम्राट सिर्फ दो चीज़ों में विभाजित कर दिया गया था, एक प्रांत एंड जिला। ठीक है। एंड जैसे ही थोड़ी बहुत वीकनेस आती थी, प्रांत एंड जिले स्वतंत्र घोषित कर लेते थे खुद को। प्रांत यहाँ पे क्या है, साम्राज्य प्रांतों और जिलों में विभाजित था। प्रांतीय शासक उपरीक और समांत केंद्र के कमजोर होते ही स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगते थे। पदों का आनुवंशिक होना। परवर्ती गुप्त काल में उच्च प्रशासनिक पद योग्यता के बजाय आनुवंशिक हो गया। एक ही व्यक्ति को कई पद सौंप दिए जाते थे, जिससे प्रशासनिक दक्षता में भारी गिरावट आई। ठीक है। कमजोर नौकरशाही। मौर्य की तुलना में गुप्त नौकरशाही कम विस्तृत और संगठित थी। इसने सम्राट को सीधे नियंत्रण को कमजोर कर दिया। कारण तीसरा है सामंतवाद का उदय। मुख्य बिंदु वेतन के बदले भूमि अनुदान देने की प्रथा ने एक शक्तिशाली सामंत वर्ग को जन्म दिया, जिसने साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया। विस्तृत में व्याख्या करूं तो अधिकारों का हस्तांतरण। ब्राह्मण, मंदिर और अधिकारियों को न केवल भूमि का राजस्व दिया जाता था, बल्कि उन्हें उस क्षेत्र में प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी मिल जाते थे। स्थानीय शक्ति केंद्र। इन समानताओं की अपनी छोटी छोटी सेनाएं होती थी। वे केंद्र सत्ता को कमजोर होते ही स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे और केंद्र को राजस्व देना बंद कर दिया। राजनीतिक विखंडन। इस प्रथा ने साम्राज्य को कई छोटे छोटे शक्ति केंद्र में विभाजित कर दिया। बल्भी ने मैत्रेय और कन्नौज के मौखरी इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जो पहले गुप्तों के सामंत थे और बाद में स्वतंत्र हो गए। मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो अधिकारों और स्थानांतरण में क्या है कि पहले जो बड़े बड़े मंदिरों के ब्राह्मण एंड पुजारी हुआ करते थे, उसको क्या करते थे, आसपास के एरिया दान कर देते थे। एंड उसके अंतर्गत क्या करते थे, छोटे कुछ मतलब 10 से 15 सैनिक एंड या फिर कुछ छोटी सैनिक की टुकड़ी रहती थी जो कि उस एरिया को संभालती थी। एंड जैसे ही शासक कमजोर होते थे, वह जो मंत्री पुजारी था वो उस एरिया का क्या बोलता था, मैं शासक हूँ, यहाँ के रूलर। एंड वहाँ पे जो कर आती थी वो राजस्व को नहीं पहुँचाता था, जिससे कि राजस्व धीरे धीरे कमजोर में खजाना घटने लगा एंड यह क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। ये सब यहाँ पे रीज़न बताए गए हैं। एंड कारण 4 है गहरता आर्थिक संकट। मुख्य बिंदु
लगातार युद्ध, घटते व्यापार और सामंत के उदय ने गुप्त राजकोष की खाली कर दी। विस्तृत में व्याख्या करूं तो राजस्व में गिरावट, सामंतों के स्वतंत्र होने और भूमि अनुदान के कारण राज्य की कर योग्य भूमि कम हो गई, जिससे आय के स्रोत सिकुड़ गए। व्यापार में कमी, हुनों के आक्रमणों ने व्यापार मार्गों को अनुरक्षित बना दिया। साथ ही रोमन साम्राज्य के पतन से पश्चिमी क्षेत्र के साथ होने वाले लाभदायक व्यापार भी प्रभावित हुए। एंड हुनों ने क्या किया कि व्यापार मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। एंड जो दान भूमि की गई थी वहाँ से कर नहीं आते थे, जिससे कि राजकोष सिकुड़ गया और व्यापार में भी गिरावट आ गई। एंड सिक्के में क्या होने लगे, स्कंदगुप्त के बाद शासक जो भी बने थे वो सिक्के में मिलावट होती थी, जिससे कि राजस्व गिरने लगे। यानी मतलब वहाँ पे जो राजस्व के पास सिक्के होते थे, सोने होते थे, उसकी वैल्यू बहुत ही कम होता था। नगरों का पतन, व्यापार की गिरावट के कारण पाटलिपुत्र, वैशाली जैसे कई समृद्ध नगर वीरान होने लगे और अर्थव्यवस्था पुनः ग्रामीण आधारित होने लगी। एंड ये है चंद्रगुप्त द्वितीय एंड ये समुद्रगुप्त के प्रवर्ती। ठीक है, यहाँ पे बाहरी आक्रमण का मैं पढ़ूँ तो हून संकट मुख्य बिंदु है। पंचमी शताब्दी के मध्य में मध्य एशिया की बर्बर हून राजनीति ने आक्रमणों ने पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। घटनाक्रम है क्रम बिंदु रूप में। प्रथम चरण स्कंदगुप्त का प्रतिरोध। सम्राट स्कंदगुप्त ने प्रारंभ में हूनों की सफलतापूर्वक पराजय की थी, जैसे ही भीतरी स्तंभ लेख में वर्णित है। यह खतरा बना रहा। द्वितीय चरण तोमरान का आक्रमण। स्कंदगुप्त के बाद हून नेता तोमरान के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, जिसने मालवा और मध्य भारत में बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। तृतीय चरण मिहिरकुल का आतंक। तोमरान का पुत्र मिहिरकुल ने कुकर्तापूर्वक आक्रमण किया और बौद्ध मठों को नष्ट किया, जिसने साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से के पूरी तरह से तबाह कर दिया। हुनों के आक्रमण गुप्त साम्राज्य को ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। एंड एक कहानी के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से डिटेल से कैसे कैसे रूलर और कैसे कैसे शासन हुआ। एक घातांक भूल। नरसिंहस्नगुप्त मिहिरकुल की कथा। प्रशांग हून शासक मिहिरकुल की कुकर्ता अपने चरम पर था। गुप्त शासक नरसिंहस्नगुप्त वालादित्य और मालव के शासक यशोधर्मन ने मिलकर उसे पराजित किया एंड बंदी बना लिया था। किसको? मिहिरकुल को। ठीक है, जो कि बहुत ही कुकर्त था। निर्णायक क्षण क्या हुआ? बंदी मिहिरकुल के नरसिंहस्नगुप्त अपनी मां के पास ले गया। बंदी मिहिरकुल को नरसिंहस्नगुप्त अपनी मां के पास ले गया। उसकी मां जो एक धर्मपरायण बौद्ध थी, के कहने पर नरसिंहस्नगुप्त ने क्रूर मिहिरकुल को मुक्त कर दिया। यह एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक रणनीति भूल थी। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि नरसिंहस्नगुप्त ये है एंड मिहिरकुल ये है। ठीक है, एंड इसकी माँ ये है। इसने इसको समझाया एंड इसको क्या किया? छोड़ दिया, जो कि एक बौद्ध धर्मपरायण बौद्ध थी। परिणाम क्या हुआ? स्वतंत्र होने के बाद मिहिरकुल कश्मीर गए, वहाँ के राजा का वध किया और फिर से गुप्त क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। यह घटना प्रवर्ती गुप्त शासकों को अहिंसा नीतियों और राजनीतिक
अदूरदर्शिता का प्रतीक है, जिसने साम्राज्य और साम्राज्यों कमजोर कर दिया। पतन के परिणाम, राजनीतिक विखंडन। मुख्य परिणाम, गुप्त साम्राज्य के विखंडन ने उत्तर भारत को एक शक्ति शून्य की स्थिति उत्पन्न कर दी। विस्तार से व्याख्या में करूं तो एक साम्राज्य का अंत, एक अखिल भारतीय साम्राज्य का विचार समाप्त हो गया। राजनीतिक शक्ति छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। राजनीतिक अस्थिरता, नए उदित हुए राज्य अपने संप्रभुता विस्तार के लिए आसपास में लगातार संघर्ष करने लगे। यह अस्थिरता लगभग एक शताब्दी तक बनी रही, जब तक कि हर्षवर्धन का उदय नहीं हुआ। सामंतों का स्वतंत्रता होना, जो सामंत पहले गुप्त के अधीन थे, वे अब पूरी तरह स्वतंत्र शासक बन गए और अपने अपने राजवंशों की स्थापना की। नए राजवंश जो यहाँ पे निम्नलिखित हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मुख्य बिंदु, गुप्त साम्राज्य के खंडहर पर कई महत्वपूर्ण नए राजवंश अपनी सत्ता स्थापित की, जो कि प्रमुख राजवंश यहाँ पे लिखे हुए हैं। वर्धन, पुष्यभूति, उन्होंने बाद में हर्षवर्धन के नेतृत्व में उत्तर भारत का एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। कन्नौज के मोखरी, यह उत्तर भारत की राजनीतिक में एक प्रमुख शक्ति बने और गुप्त के पतन में उनकी भूमिका थी। बल्लभी के मैत्रक, इन्होंने गुजरात और एक अस्थायी राज्य स्थापित किया। बंगाल के गौड़ शशांक जैसे शासक के अधीन एक शक्तिशाली राज्य बना। मगध के प्रवर्तक गुप्त, ये गुप्त के ही वंशज से थे, लेकिन उनकी शक्ति बहुत सीमित थी और वे केवल मगध के आसपास का क्षेत्र ही शासन करते थे। एंड ऐतिहासिक महत्व, विरासत की बात करूं मैं तो मुख्य बिंदु, राजनीतिक पतन के बावजूद गुप्त युग की संस्कृति और बौद्ध विरासत ने भारतीय सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। विरासत के मुख्य तत्वों की मैं बात करूं तो साहित्य और विज्ञान, जिसमें कालिदास की रचना, आर्यभट्ट द्वारा शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास, खगोलीय विज्ञान में उनकी खोज आज भी प्रासंगिक है। काल और वास्तुकला, देवगढ़ का देशावंत मंदिर, अजंता की चिंतन कला और सारनाथ की बुद्धि प्रतिमा भारत कला के उत्कृष्ट मानक बने रहे। प्रशासन एवं संस्कृति, गुप्त द्वारा स्थापित प्रासंगिक इकाई जैसे भक्ति विषय उपाधि जैसे महाराज अधिराज बाद के राजवंश द्वारा अपनाया गया। इस काल में आधुनिक हिंदू धर्म की नींव रखी। एंड यहाँ पे है सारांश में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। आंतरिक कारण क्या थे? कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी, केंद्र सत्ता का कमजोर होना और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सामंतवाद का उदय और भूमि अनुदान प्रणाली, आर्थिक संकट, व्यापार में गिरावट, सिक्के में मिलावट, परिवर्तन, शासकों की अहिंसा नीति। एंड बाहरी कारण थे हुनों के निरंतर और विनाशकारी आक्रमण। निष्कर्ष यह है कि गुप्त साम्राज्य का पतन आंतरिक कमजोरी और बाहरी दबावों के घात संयोजक का परिणाम था। परीक्षा में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हो गया है, लेकिन आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं इस तरह के नोट्स के लिए तो मैं आपको इस तरह का नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन हाँ, फ्री में लेने के लिए आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जो कि टेलीग्राम का चैनल का नाम है 10th एंड 12th हैंड रिटन PDF। जाओ सर्च करो एंड ज्वाइनिंग करके आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पे पहले से ही ये सारे PDF एंड सेमेस्टर 1 2 से लेकर के 8 तक के PDF अपलोड कर दिए गए हैं। एंड जाइए अपना रिवीजन कीजिए, ठीक है। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन का काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।